सर्वप्रथम हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझे ना। ये कौन कौन कार्य किए, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, समझे ना, उनके माता पिता का नाम क्या है, ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, समझे। तो सर्वप्रथम हम बातचीत जो लिखे हैं वो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन का बात करें इनका तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। देखिए, जन्म और निधन दोनों पूछा जाता है, समझे ना, तो इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना है। जो कोई बात नहीं है, जो जन्म और निधन को छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टॉपिक से मतलब है, हमारा टॉपिक समझने से मतलब नहीं है। देखिए, आप खाली टॉपिक समझिएगा, इंट्रोडक्शन नहीं समझिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा खासा नहीं उठेगा, समझे ना। अगर आप अपना मार्क्स अच्छा खासा उठाना चाहते हैं तो आपको टॉपिक के साथ साथ चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, समझे ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनका बात करें निवास स्थान का, जहाँ वो रहते थे। निवास स्थान अर्थात वो जहाँ रहते थे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम है उनका, बात करें पार्वती देवी, उनका माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। एवं वेणी प्रसाद भट्ट उनके पिता का नाम है। पिता एक व्यापारी थे, पेशा से ऑक्यूपेशन का मतलब था पेशा, पेशा से वो क्या थे? व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, अर्थात उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। बात करें उनका शिक्षा का, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट ने संस्कृत का अध्ययन किया 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, 1867 के प्रयाग के मिशन स्कूल में, ठीक है। इसे एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। उनका बात करें वृत्ति का बात करें तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए, इनका जो स्वभाव था, बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव जो था वो बड़ा ही उग्र था। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, साथ ही आपको पिक्चर अच्छा खासा दिख रहा होगा। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को गड़बड़ी लगे, डॉट लगे, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, समझे। ठीक है, तो उनका जो स्वभाव था ना, बड़ा ही उग्र था, मतलब वो बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, समझे ना। ठीक है, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी उन्हें। उनका उग्र स्वभाव था, उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है, ठीक है। विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत, मतलब पिता के मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक व्यापार, उनके पिता, हम पहले बता दिए थे इंट्रोडक्शन में, परिचय में, उनके पिता व्यापारी थे, समझे ना। तो पिता के निधनोपरांत जब पिता मरेंगे तो उनका तो व्यापार जो भी है संभालेंगे कौन? बालकृष्ण भट्ट ही संभालेंगे, जाहिर सी वाला बात है। तो संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, ठीक है। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और कौन चीज़ के प्रति समर्पित रहे? साहित्य के प्रति समर्पित रहे, ठीक है। उनका बात आगे चले तो उनका है रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। एक पत्र है जिनको उन्होंने कंटिन्यू किया, मतलब चलाते रहे, समझ, 33 वर्षों तक, ठीक है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा की, मतलब वेदों में जो वेद पुराण का जो नॉलेज है ना, उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा से अचीव किया, समझे, उसको संशोधन किया, ठीक है। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन, देखिए इन्होंने किन की आलोचना की, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन, समझे ना। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। हो सकता है ये एक लेख है, समझे ना। उनका इन्होंने मतलब एक तरह से आलोचना करने का मतलब होता है यहाँ पर जो सब व्यक्ति का तो एक प्रकार का सोच नहीं हो सकता है। अगर सब व्यक्ति का एक प्रकार का अगर सोच होता तो जाहिर सी बात है 5 गांव मांगने पर श्री कृष्ण भगवान जब दुर्योधन से 5 गांव मांगे तो दुर्योधन दे देता, 5 गांव का दबा था, लेकिन
व्यक्ति का दिमाग जो है इधर से उधर टहलता है, इसलिए बेचारा 5 गांव भी वह नहीं दे पाया, इसीलिए महाभारत हुआ। जाहिर सी बात है, अगर अगर सब व्यक्ति का सोच अगर एक जैसा होता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण भगवान कभी महाभारत चाहते, कभी नहीं चाहते, ठीक ना। तो मतलब ये मतलब सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, समझे ना, समझे ना। तो ओपिनियन के कारण मतलब ओपिनियन के कारण मतलब अपने क्या कहते हैं, अपने स्वभाव नहीं कह सकते हैं, अपना 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 ओपिनियन सबका अलग होता है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपना ओपिनियन रखते हुए उनका आलोचना किया है। किनका आलोचना किया है? श्रीनिवास दास का आलोचना किया है, समझे ना। तो हो सकता है कोई व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट ना हो कभी विचार में, इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आलोचना किया, ठीक है। जीवन जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए, समझे ना। इनको आमंत्रित भी आया था श्याम सुंदर दास द्वारा, लेकिन हम पहले बता देते हैं इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था। उग्र व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वह उनका मतलब ना कहीं लक्षण है, समझे ना ठीक है। लेकिन अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए, ठीक है। रचनाएं, इनका रचनाएं भी कुछ है, बहुत ही फेमस रचनाएं इनका है बालकृष्ण भट्ट जी का, समझे ना। ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास इन्होंने लिखा, क्या लिखा है? उपन्यास। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, उसके बाद है रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक भी इन्होंने लिखा है पद्मावती, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, अगर आपके पास अगर ऐसा वाला किताब है तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। वर्णा संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती है या दमयंती स्वयंवर, ठीक है। शिक्षा दान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, ठीक है। कट्टर सुम की एक नकल, वृहनला, वृहनला का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ठीक है। भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, ठीक है। रेल का विकट खेल, इनका ही लिखा हुआ है, रेल का विकट खेल, ये अधिकतर पूछा आता है, रेल का विकट खेल, ठीक है। बाल विवाह आदि उनका रचना है, ठीक है। प्रहसन, प्रहसन का मतलब होता है हंसी से युक्त, हंसी से युक्त लेखन, लेखन कह सकते हैं, हंसी से युक्त रचना, ठीक है। जिसमें हंसी का मतलब अत्यधिक मात्रा में बात किया गया हो, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ठीक है। निबंध उन्होंने लिखा है 1000 के आसपास निबंध लिखा है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। जिनमें क्या है? 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। ऐसा बात नहीं है जो 100 से नीचे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित, ये सब उन्होंने लिखा है, ये सब उनकी रचना है। आशा है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्यायक रचनाओं में एक हैं, ठीक है। वे भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, वे भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं, ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य है, ठीक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी, थोड़ा आगे चलते हैं हम, ठीक है, जनधर्मी, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया, ठीक है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, ठीक है, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृष्ट निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरल लेखन से भारतीय युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है,
यहाँ पर बोला जा रहा है साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ठीक है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रभाव का मूर्त आरम्भ, ठीक है, उपादान है, जो गहन लोग संवृत्ति से उपाजकता और दिशा पाता है, ठीक है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतीय युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जाति निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। मतलब ये जो रचना है, समझे ना, ये जो कार्य किया है, उनमें बालकृष्ण भट्ट जी को भूलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे रचना की है बालकृष्ण भट्ट, जिससे उनको अभी भी याद किया जाता है, समझे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपने अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी, ठीक है। लोग व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला की उनको गद्य का कलेवर बन जाती है, ठीक है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, ठीक है, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी, ठीक है। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है, ठीक है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, ठीक है। नाटक और प्रहसन लिखे। नाटक और प्रहसन के बारे में आपको हमने पहले बता दिया है। नाटक अर्थात जिसमें नाटक है, मतलब इमेजिनेशन पर आधारित है, समझे ना, लिखे। किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सौदस्य, ठीक है, लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है, ठीक है। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है, समझे ना। बाल विवाह पर भी उन्होंने जमकर लिखा है। स्त्री शिक्षा, ठीक है, स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने जमकर लिखा है। पहले अगर देखा जाए तो स्त्री को पढ़ने का भी शायद पढ़ने पर भी पाबंदी लगाया जाता है। रिसेंटली में हम एक ठो वीडियो देखे हैं जिसमें मतलब लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, समझे ना। उनका नंबर शायद 1 नंबर से वो कम है, इसलिए उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब उनके मन मुताबिक नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हो रहा है तो बहुत ही गर्व वाला बात है। अब 21वीं सदी में भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत वाला बात है, ठीक है। महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, ठीक है, कृषकों की दुर्व्यवस्था, मतलब कृषकों मतलब जो किसान है उसका दुर्व्यवस्था, समझे ना, बहुत ही गड़बड़ी है, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा, शोषितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा, ठीक है। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा, ठीक है। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है, अर्थात सैकड़ों में है, समझे ना, मतलब 100 में है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आपसे यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किया जा सकता है, ठीक है ना। किसने उनको निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो आंसर आपका क्या आएगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या आएगा आंसर आपका? रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर आना चाहिए, समझे ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? थोड़ा हम बुक को आगे नहीं किए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। यहाँ
प्रस्तुत वाचित शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है ना। मतलब ये जो लिखा गया है ना, ये भटजी अर्थ भटजी मतलब सॉरी, बालकृष्ण भट्ट का शॉर्ट नेम है भटजी। क्या नाम है, क्या नाम है, भटजी, समझे ना। तो बोला जा रहा है जो भी आपने अभी तक इसमें पढ़ा है वो बालकृष्ण भट्ट पर आधारित है और सत्य बात है, ठीक है। प्रमाणित करता है और पुष्ट और प्रमाणित करता है उनके व्यक्तित्व को, उनके कला को, उनके जो लिखने की जो कला है उसको, ठीक है। आगे हम शब्द पर चलते हैं, ठीक है। बातचीत, ये बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं उनमें वाक शक्ति भी एक है, ठीक है। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यहाँ पर बहुत ही सही बात बोला जा रहा है लेखक के द्वारा, समझे ना। यहाँ बोला जा रहा है इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, देखिए यहाँ पर वरदान कहने का मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा जे जिस प्रकार से रावण को वरदान दिया था तुम अमर हो जाओ, समझे ना। तो ये सब तो दूर वाला बात है। यहाँ पर वरदान कहने का मतलब है जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से आप चलते हैं, जिस प्रकार से आप डांस करते हैं, जिस प्रकार से आप गाते हैं, जिस प्रकार से आप घूमते हैं, जिस प्रकार से आप खेलते हैं, ये सब एक प्रकार का वरदान ही है, समझे ना। आप चल फिर पाते हैं, ये भगवान का दिन है। आप बोल पाते हैं, ये भगवान का दिल है। क्या होगा यहाँ पर बोलने का, और आगे यहाँ पर बोलने का ये मतलब है जो क्या होगा अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन एक चीज़ को हटा दिया जाए, वाक शक्ति को, अर्थात बोलने की शक्ति को अगर हटा दिया जाए तो आप किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस पर जोर दिया गया है, समझे ना। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो उनमें वाक शक्ति भी एक है, ठीक है। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो क्या होता। यहाँ बोला जा रहा है अगर वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो क्या होता। जाहिर सी बात है, अगर हम बोल नहीं पाते तो हम सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव करने का मतलब क्या, अनुभव करने का मतलब कोई अगर हमें बताता दुख भरी कहानी तो हम सुनिए ना पाते। अब बताए वो क्या ना करता बेचारा, जब वाक शक्ति है भी नहीं है बताता क्या ना। तो ये सब सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर पाते इस प्रकार से, ठीक है। न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए, एक कोने में बैठा दिए गए होते, है ना। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। दूसरी इंद्रियों का मतलब क्या है, जो हम जैसे दूसरे इंद्रियों के द्वारा हम जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, वो हवा को महसूस करते हैं, ये दूसरी इंद्रियों के द्वारा ही हम करते हैं ना। हवा को महसूस कर सकते हैं हम, समझे ना। लेकिन अगर बातचीत अगर हमें ना होता तो किस प्रकार से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, समझे ना। ठीक है, इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में थोड़ा हम आगे, ठीक है। हाँ, एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते, ठीक है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता का मतलब होता है बोलने की कला। क्या होता है, बोलने की कला, और बातचीत दोनों है, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। यहाँ पर बोला जा रहा है इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, मतलब ये बोलने के अनेक फायदे हैं। क्या है, बोलने के अनेक फायदे हैं, ठीक है। स्पीच बोलने का मतलब फ़ायदा पहला है स्पीच, वक्तृता मतलब बोलने की कला, और बातचीत दोनों है, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। कौन चीज़ से, स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक है। बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक ना। अगर कोई अच्छा खासा बात आप कर रहे हैं किसी मुद्दा पर, समझे ना, किसी मुद्दे पर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मतलब हालांकि हाँ, वहाँ पर मतलब नाच नखरा आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है, मतलब डायरेक्ट बताओ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे बोल रहा है कुछ, समझे ना, अब बीच में मतलब चुटकुला वाला बात बोल दिया तो हमारा गुस्सा बढ़ जाएगा कि हम 2 ही आदमी वहाँ पर हैं, समझे ना, दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है।
दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर मतलब पायदान पर, क्या पायदान पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज़ एंड जेंटिलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। तब किसी तरह क्या करे? वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। समझे ना? ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। यहाँ बोला जा रहा है जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली। जो वक्ता मतलब जो बता रहे हैं उसके मुख से चुटीली बात निकल गई। समझे ना? मतलब हंसने वाला बात। समझे ना? जैसे कि अभी बहुत सारा मीम्स चल रहा है, अरे बोलने दो बेचारे को दिक्कत हुआ है, इस प्रकार से अनिल सर का। समझे ना? तो मतलब इस सब का जो मीम्स निकला है मतलब इसी प्रकार से बोला जा रहा है। जो भी वक्ता है, जो भी बताने वाले व्यक्ति हैं, उसके मुख से अगर चुटीली बात निकल गई तो तुरंत ही कमरा गूंज उठता है तालियों से। समझे ना? इसलिए वक्ता को खामख्याम ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है। मतलब वक्तृता का मतलब होता है बोलने की कला में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। जिसमें क्या हो? करतल ध्वनि अवश्य हो। जिसमें मतलब प्रसंग वाला बात कुछ ना कुछ हो। समझे ना? या तो पूरा सीरियस, अगर मान लीजिए पूरा सीरियस वाला मूड में अगर हम पढ़ाने लगे आपको, तो आप कौन पढ़ेगा? यहाँ कोई पढ़वे नहीं करेगा। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे वीडियो, अगर पूरा हम सीरियस में पढ़ाए, पूरा जिसका ए टू जेड मतलब है वो पढ़ाए, तो उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, और भी अदर एप्लीकेशन कहते हैं, अदर कभी कहते हैं ऐप पर देखते होंगे। तो वहाँ मतलब मस्ती वाला तो कुछ ना कुछ ऐड किया ही रहता है, तब ना आपको देखने में मज़ा आता है। तो वैसे आप देखेंगे काहेला, ठीक है ना? इस प्रकार से, ठीक है। हमारी कर्तव्य ध्वनि अवश्य हो, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना कर्तव्य ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है, ठीक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है। मान लीजिए हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटेली बात आ गई, कोई चुटेली बात मतलब कोई मस्ती वाली बात आ गई, हंस पड़े, कोई मस्ती वाली बात आई, हंस पड़े, ठीक है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है, ठीक है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, जाहिर सी वाला बात है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा का वाला बात, समझे ना। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, जाहिर सी बात है। अधिकतर व्यक्ति अभी मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पर, मतलब अलग अलग ऐप पर, समझे ना। तो वहाँ पर स्पीच का मतलब जो बातचीत होता रहता है, समझे ना। तो आप लोग गौर किए होंगे तो सतीश कुमार तिवारी सर है शायद, ऐसे ही, समझे ना। ये वो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर आपको जोश और उत्साह दोनों चाहिए तो उनके पास जाइए, सर्च करिए मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ सतीश कुमार तिवारी, ऐसे ही है शायद हमारे अंदाज से, समझे ना। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेट करते हैं हर एक व्यक्ति को, समझे ना। तो वो सेकेंडों में जोश और उत्साह पैदा कर देंगे आपके रगों में, समझे ना। तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। स्पीच का उद्देश्य होना ही चाहिए सुनने वाले के मन में उत्साह और पैदा कर देना, जोश और उत्साह पैदा कर देना, समझे ना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाने का ढंग है, ठीक है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है। वह आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उसका तकलीफ़ है, अगर वो किसी से अगर बातचीत कर लेना तो वाकई में उसका जो मवाद और धुआं, जैसे कहते हैं गंदगी, समझे ना, दिमाग में भरा जो रहता है ना गंदगी, मन हल्का हो जाता है। इस प्रकार से मन बहुत भारी रहता है। कोई बात आप छुपैले हैं, वो कोई गलती हो गया है आपसे, छुपैले हैं, और किसी के सामने अगर आप बोल देंगे, किसी के सामने नहीं बोलना है, मतलब जो रिलेटिव है उसके सामने बोलना है, और वो भी सोच समझ कर बोलना है, समझे ना। कहीं बेचारा आगे वाला आदमी फ़ायदा नहीं उठा ले, समझे ना। आप बोल रहे हैं, वो आपको ब्लैकमेल करने लगे बाद में, ठीक है ना, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन आप अगर विश्वास पात्र का आदमी है, अगर आप
उसके सामने अगर बोलते हैं तो इससे मतलब आपका हृदय मन मतलब पूरा स्वच्छंद हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। परम आनंद में क्या होता है, मग्न हो जाता है। ऐसा करने से ठीक है, बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। वाकई में बातचीत का भी एक तरह मतलब बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं, छोड़ बैठते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं या छोड़ बैठते हैं, समझे ना। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर हम ले तो गांव समाज में देखिएगा महिलाएं अधिकतर बहुत बातचीत करती हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं, बहुत ज़्यादा, समझे ना। तो कभी कभी तो बातचीत करते करते खाना पीना भी छोड़ देती हैं। 2-2 बजे का एक एक बजे का लंच करती हैं, समझे ना। नाश्ता वास्ता गोली मार देती हैं। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर लेना उन्हें पसंद आता है। यहाँ बोला जा रहा है अपना बड़ा हर्ज कर लेना उन्हें बहुत पसंद आता है। जो भी जिसको बातचीत करने का लत लगाता है उनको अपना समय बर्बाद करने में बड़ी मज़ा आता है। कोई दिक्कत नहीं है, समय बर्बाद हो चाहे हो, लेकिन बातचीत हम करेंगे, बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आता है। पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो एक ठो व्यक्ति है रॉबिन्सन क्रूसो, इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात ही नहीं है, हालांकि सुनना चाहिए आप लोगों को। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। 16 वर्ष तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा हम इसके बारे में स्टडी किए हैं तो 28 वर्ष मिला है, समझे ना। 28 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो 28 वर्ष तक है ना किसी आदमी का चेहरा देखे हैं, किसी आदमी का चेहरा वो नहीं देखे हैं 28 वर्ष तक। लेकिन इसमें 16 वर्ष तक कहा जा रहा है, कोई नहीं 16 वर्ष तक मान के चलिए। 16 वर्ष तक उन्होंने किसी मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। वो थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, समझ ना। रॉबिन्सन क्रूसो एक समय जा रहे थे समुद्र में यात्रा कर रहे थे जहाज़ से। उनका जहाज़ किसी कारणवश उनका जहाज़ डूब गया। वो एक आयरलैंड कहते हैं, आयरलैंड हिंदी में उसे कहते हैं द्वीप। एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, समझे ना। तो वो एक द्वीप पर जाकर फंस गए। वहाँ वो 16 साल तक, इसमें 16 साल है तो 16 साल मानते हैं, लेकिन उसमें 28 साल है दिया हुआ। तो वहाँ 16 साल तक वो फंसे रहे और 16 साल तक किसी व्यक्ति का उन्होंने मुख नहीं देखा। और जो भी उनकी आवश्यकता के सामान थे, खाने पीने का जो भी सामान है, उन्होंने बहुत ही संघर्ष से उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत ही मेहनत से उन्होंने इकट्ठा किया उस सामान को। और 16 वर्ष के पश्चात उन्होंने, यद्यपि उसने 16 वर्ष के पश्चात उन्होंने एक व्यक्ति के मुँह से एक आवाज़ सुना, यद्यपि जंगली भाषा में, समझे ना। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। ठीक है, किसके मुख से बात सुनी उन्होंने? फ्राइडे के मुख से, समझे ना। तो यही कारण था, वो मतलब समुद्र में यात्रा कर रहे थे इस प्रकार से, समझे ना। समुद्र में यात्रा कर रहे थे, उनका जहाज़ किसी कारणवश घटनाग्रस्त हो गया या कह सकते हैं डूब गया, लेकिन वह बच गए और वह एक आयरलैंड पर चल गए, आयरलैंड मतलब द्वीप पर जाकर चल गए। ठीक है, यद्यपि उसने अपने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय ठीक है। फिलहाल यहीं तक। वीडियो 31 मिनट का हो गया है। कोशिश करेंगे कि आपको बालकृष्ण भट्ट बातचीत का दूसरा पार्ट जल्द ही मिल जाए यूट्यूब पर, जल्द ही उसको पढ़ाकर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी लगे तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। वेलकम टू हिमांशु सर क्लासेस।